तो लास्ट क्लास में हमने वेब एप्लीकेशन के कुछ कंपोनेंट्स देखे थे एंड आज हम देखेंगे फ्रंट एंड के कुछ कंपोनेंट्स। तो मेनली हमारे पास फ्रंट एंड में 3 कंपोनेंट्स है। एक है हमारा HTML, दूसरा है CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। तो इसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा HTML से। वैसे HTML आप सभी को पता होगा, मुझको HTML के इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम HTML को एक अलग तरीके से देखेंगे, एक ऐसे तरीके से देखेंगे जिसमें आपको पता चले कि ओके, एज अ हैकर या फिर एज अ वेब पेनिट्रेशन टेस्टर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कैसे देखोगे। तो हमारा आज का मेन फोकस इसी टॉपिक पे रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो HTML है, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ना। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है वहाँ पे हम डॉक टाइप HTML स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड हमारा HTML यहाँ पे एंड हो रहा है। एंड ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हमारा है HTML। इसमें किसी को कोई डाउट है? परफेक्ट। तो जब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का वेब पेज यहाँ पे हमें शो होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है एंड देन एक पैराग्राफ है जो कि हमने ऊपर अपने HTML डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया था। नाउ HTML जो है इसका स्ट्रक्चर होता है एंड HTML में स्ट्रक्चर आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब HTML में आप हेडिंग 1, पैराग्राफ, ये सारे टैग्स आप खुद देख सकते हो। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम किस बारे में बात करेंगे? आज के इस लेक्चर पे हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा स्ट्रक्चर के बारे में, HTML स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर क्या है इनको हम आगे देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखना जो HTML है, HTML में हमारा सबसे पहले HTML का एक सेक्शन रहता है। उसके बाद यहाँ पे हम HTML का जो भी हमारा टैग रहता है तो उसको हम क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। HTML का स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा हमारा हेड आएगा, ठीक है। हेड उसके बाद क्लोज होगा। हेड के अंदर कुछ चीजें आ जाएंगी। सो सबसे बेसिक सा चीज जो हेड के अंदर आता है वो होता है आपका टाइटल। इसके अंदर मेटा डेटा भी आते हैं। इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट CSS का फाइल है वो भी इसी के अंदर आते हैं। देन हमारा रहेगा बॉडी। यहाँ से हमारा मेन बॉडी स्टार्ट होगा। इसके अंदर हमारा कंटेंट रहेगा एंड अगेन बॉडी यहाँ पे भी हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है each HTML element is defined by opening and closing tag that specify the elements types। तो यहाँ पे कुछ हमारे एलिमेंट्स के टाइप है, जैसे P पैराग्राफ के लिए डिफाइंड होता है और जो भी कंटेंट है ये टैग्स के बीच में प्लेस रहता है। जैसे यहाँ पे ये P आप देख रहे हो एंड ये P, इसके बीच में जो कंटेंट है ये दोनों टैग्स के बीच में स्पेसिफाई किया गया है। एंड दूसरी बात, ये टैग्स में हम एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड करते हैं। नाउ एट्रीब्यूट्स का आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं जानोगे तो आपको आगे चल के थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक P, ठीक है। तो मान लो P टैग तो ये है ना, बस हमारा P टैग यही है। अब जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे P टैग दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फिर बाद में जाके हमारा जो टैग है वो क्लोज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इस वैल्यू को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स।
अब एट्रीब्यूट्स हमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं एचटीएमएल के अंदर। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही बड़ा डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप हर एक टैग को खुद का एक एट्रीब्यूट दो या फिर कुछ एक आइडेंटिफायर दो, जिसके थ्रू आप बाद में वेबसाइट को या फिर वेबसाइट के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सको। तो यहाँ पे वो चीज़ दे रखा है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको क्लासेस दे रखा है, एंड यहाँ पे कुछ क्लासेस का वैल्यू दे रखा है जैसे रेड पैराग्राफ। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए एक वेबसाइट में 5 पैराग्राफ है, ठीक है। लेट्स से 4 पैराग्राफ है, चारों में कुछ कंटेंट है। अभी आप मान लो कि आपको इस पैराग्राफ को रेड कलर करना है। आप पांचों या फिर चारों पैराग्राफ में से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पैराग्राफ को आपको रेड कलर करना है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप सिंपली इसमें एट्रीब्यूट्स देते हो या फिर कुछ आईडी डिफाइन कर देते हो। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, आईडी का वैल्यू दिया हुआ है, सेम ये भी एक एट्रीब्यूट से है। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, क्लास का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसी तरह ये सारी चीजें काम करती हैं। इतना आपको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके। अब एक मेन कॉन्सेप्ट एचटीएमएल के अंदर है हमारा यूआरएल इनकोडिंग। किसी को पता है यूआरएल इनकोडिंग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा यूआरएल इनकोडिंग? सचिन, गर्व। सचिन, आप सिक्योरिटी फील्ड में जॉब कर रहे हो, एंड गर्व आप आपके पास एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट में। तो ये सारी जो यूआरएल इनकोडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म्स है, हर कोई यूज़ करता है। तो आप मुझको बता सकते हो कि एक्चुअली ये क्या है आप अपने लैंग्वेज में? वेरी गुड। सचिन, आप? सचिन, आपकी आपकी वॉइस काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, अभी 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 सही है, हाँ अभी सही है। हम्म हम्म। सो अभी हम समझते हैं कि यूआरएल इनकोडिंग एक्चुअली में है क्या। ओके। तो यूआरएल इनकोडिंग एक बहुत ही मेन टॉपिक है जो कि एचटीएमएल में होनी चाहिए। तो आइए हम समझते हैं पहले यूआरएल इनकोडिंग को। आपका ये ब्राउजर है एंड यहाँ पे है सर्वर। अगर आप ब्राउजर के थ्रू कोई भी डेटा या फिर कुछ भी अगर आप सर्वर से एक्सेस करने का ट्राई करते हो तो हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे यूआरएल रहता है http:// example.com/location p1/id, है ना। एंड इसी आईडी के थ्रू आपका जो भी डेटा है या फिर जो भी कंटेंट है वो सर्वर में आइडेंटिफाई होता है। इतना आपका बात सही है? अभी इशू क्या होता है, इशू ये है इसमें कि आपका जो ब्राउजर है वो ब्राउजर जो है आपका वो एस्काई कैरेक्टर्स बस अंडरस्टैंड करता है। सो एस्काई में कुछ कैरेक्टर्स हैं, ब्राउजर उसी कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसी कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी कैरेक्टर डालोगे यूआरएल में
तो वो इनवैलिड करार देगा या फिर वो ब्राउज़र एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। अब ये जो ASCII है ना, ये ASCII यूएसए ने डिज़ाइन किया है, ठीक है? ये एक यूनिवर्सल नंबर्स है सभी कंप्यूटर्स के लिए। हमारे लैंग्वेजेस में ए है, बी है, सी है। कंप्यूटर इन सबको थोड़ी ना समझ पाता है। तो इनको कन्वर्ट करके समझाना पड़ता है। एंड इनको कन्वर्ट करके कौन समझाता है? ASCII। तो आप अगर इंटरनेट पे जाओगे आपको ASCII टेबल भी मिल जाएगा। आप एक बार ASCII टेबल को सर्च करना। इसमें जो भी नंबर्स हैं, वो नंबर्स के थ्रू हमारा जो यहाँ पे यूआरएल में जो भी कैरेक्टर है वो फॉर्म होता है। एंड अगर आप कोई भी कैरेक्टर यूज करते हो जो कि इस ASCII टेबल में नहीं है, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस बात को अच्छे से समझना। मान लो ASCII में 500 कैरेक्टर्स है, ये सॉरी ये 5000 हो गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो जो ASCII कैरेक्टर्स है उसमें 500 कैरेक्टर्स है। आप एक बात बताओ, 2000 में अगर यहाँ पे 500 कैरेक्टर्स थे एंड अभी 2025 है, तो आपको क्या लगता है अभी तक इसमें 500 ही कैरेक्टर्स हुए होंगे? इसमें तो 500 ही हुए होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है नए नए सिंबल्स डिजाइन नहीं हो रहा है क्या मार्केट में? बिल्कुल हो रहा है, नया नया सिंबल्स डिजाइन हो रहा है, नया नया हर एक चीज डिजाइन हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज में कुछ स्पेशल सिंबल्स है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिंबल्स है वो तो चलिए एस्की के इस कोड में है। चाइनीज लैंग्वेज में जो सिंबल्स है हो सकता है इसमें से 20% एस्की के कोड बेस में हो। हिंदी में जो सिंबल्स है हो सकता है इसमें से 30% एस्की के केस में हो, बाकी में ना हो। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं हर एक वेबसाइट में। एंड ब्राउजर को ये सिंबल्स के बारे में पता नहीं रहता, तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर इसको इनकोड करता है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? यूआरएल इनकोडिंग। क्लियर है? इसी चीज को हम और एक चीज बोलते हैं, कोई बता पाएगा इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोई बता पाएगा? इसी चीज को हम बोलते हैं परसेंट इनकोडिंग। इसी चीज को हम परसेंट इनकोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यूआरएल इनकोडिंग क्या है या फिर परसेंट इनकोडिंग क्या है, तो आप बता देना ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही है। समझ गए आप? तो ये है पूरा का पूरा यूआरएल इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट। यहां पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो कैरेक्टर्स एस्काई डेटाबेस में नहीं है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। मैं इसको शायद ओपन कर पाऊंगा, शायद नहीं। इसको जूम भी मैं हम्म तो ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल, हेक्स, ऑक्टल, कैर। तो इसी के थ्रू क्या होता है, आपका यूआरएल इनकोड होता है। एंड ये नंबर सिस्टम, कंप्यूटर्स इसी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है? तो इसको आप एक बार देख लेना ये कन्वर्जन का क्या है। एंड कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इस चार्ट में अवेलेबल नहीं है। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं?
वो कैरेक्टर्स हैं हमारे ये ये कैरेक्टर्स है जो चार्ट में अवेलेबल नहीं है। ये बेसिक कैरेक्टर्स है, बाकी और भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास स्पेस, उसके बाद है एक्सक्लेमेशन, उसके बाद है डबल कोट, हैश, डॉलर, परसेंट, एम्परसेंट, सिंगल कोट, ओपन ब्रैकेट, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये जो सारे चीज़ें हैं ये यूआरएल इनकोड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि एस्काई कोड में अवेलेबल नहीं है। एंड यूआरएल इनकोड जब भी अगर आपको कुछ करना है ना, आपको परसेंट का सिंबल लगाना पड़ता है, इसीलिए इसको परसेंट इनकोडिंग भी बोलते हैं। परसेंट का सिंबल लगाओ, उसके बाद दो हेक्साडेसिमल डिजिट लगाओ। मैंने यहाँ पे 20 लगाया स्पेस के लिए। अगर आप यहाँ पे कोड में जाओगे, मैं अगर कोड में चला जाऊं तो आप देखना यहाँ पे 20 कहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास 20 यहाँ पे है, ठीक है। एंड ये हेक्स में क्या होता है फिर? हेक्स में अगर आप देखिए 20, यहाँ पे हमारा 20 है हेक्स में, डेसिमल में 20 है, हेक्स में ये है, उसके बाद ये है। तो इसी तरह से ये इनकोड होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे स्पेस, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, परसेंट का है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारे पास है 21। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 21, तो यहाँ पे ऐसे ये इनकोड होता है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? एक मिनट, हाँ, कहाँ थे? हाँ, इसमें किसी को डाउट है? ये जो दो कैरेक्टर्स है ना, ये हेक्स कैरेक्टर्स हैं, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं। देन हमारे पास यूज केस है। हमने पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के डीप में जाते हैं। तो हमारे पास यूज यूज केसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML के अंदर जो हेड एलिमेंट होता है उसके अंदर हमारा कुछ रॉ डेटा जाता है। रॉ डेटा के अंदर पेज टाइटल भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का फाइल हो सकता है, CSS का फाइल हो सकता है, और भी कुछ भी चीज़ें जो कि रॉ डेटा के अंदर रहती हैं या फिर एज अ रॉ डेटा हम काउंटर करते हैं, वो सारा हेड के अंदर चला जाता है। जब भी आप वेब एप्लीकेशन को एक बार विजिट करो, आप मेक श्योर करना कि आप चेक करो कि हेड एलिमेंट में क्या क्या है। आप ये मेक श्योर करना कि आप चेक करना कि हेड एलिमेंट में क्या क्या है। जैसे इस केस में हमारे पास है कैरेक्टर सेट्स है, उसके बाद ये कंटेंट का स्केलिंग साइज है, यहाँ पे स्क्रिप्ट का फाइल है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रिप्ट है, जो भी जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है, ये स्क्रिप्ट का वर्जन क्या है, 3.1 है, 3.2 है, या आउटडेटेड है। आप देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट के अंदर कोई एडिशनल लिंक है या नहीं है, एंड उस लिंक को आप एक्सेस कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जो स्क्रिप्ट का फाइल होता है, स्क्रिप्ट का फाइल के अंदर कुछ हिडन लिंक लीक हो जाती है, फिर कुछ सीक्रेट कीज लीक हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ अदर कंपोनेंट्स भी आ जाता है। तो हेड के अंदर ये रहता है। इसका हम एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे हाँ, ओके, ये प्रैक्टिकल है। अगर मैं इसको पेज व्यू सोर्स करूं तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो हमारे पास है हेड। अब हेड के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप एक बार नोट करना इसको। हेड है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है। आपको पता है स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ये स्क्रिप्ट चलता ही जा रहा है। यहाँ पे कुछ लिंक भी दिया हुआ है हमारे पास, कुछ फंक्शंस दिया हुआ है। तो इन सबको आप व्यू भी कर सकते हो, इन सबको आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे पूरा 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 स्क्रिप्ट दिया हुआ है। एंड हाँ, यहाँ पे कुछ और डेटा दिया हुआ है।
जैसे कि यहाँ पे ये कैरेक्टर स्टेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल का दिया हुआ है, यहाँ पे भी और भी लिंक है, इस लिंक के ऊपर जाके आप क्लिक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगेन कुछ और स्क्रिप्ट दिया हुआ है। देन उसके बाद ये सारा चीज जब हो जाएगा तब हमारा आएगा मेन बॉडी। अब पता है ये सारी चीजें हम हेड में क्यों देते हैं, बॉडी में क्यों नहीं देते, या फिर कुछ और पैराग्राफ या फिर कुछ और टैग्स पे क्यों नहीं देते हैं? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में? कुछ आइडिया किसी को? कोई बताना चाहेगा? ये जो सारा यहाँ पे लिंक है ना, ये सारा का सारा लिंक, ये हम बस हेड में क्यों देते हैं, किसी और टैग्स में या फिर कहीं और क्यों नहीं देते? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? गर्व, सचिन? ओके, गर्व आपको? हम्म। ओके, तो हम देखते हैं। जब भी कभी वेबसाइट लोड होता है ना, तो जब भी HTML पेज आता है तो सबसे पहला चीज अगर आपको लोड कराना है, आप क्या लोड कराओगे? अगर आपका वेबसाइट में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपका वेबसाइट है ये, इसमें आपने इमेजेस भी डाल रखा है, इसमें आपने वीडियोस भी डाल रखा है, इसमें आपने CSS का फाइल भी डाल रखा है, इसमें आपने JS का फाइल भी डाल रखा है, ठीक है? कोई भी यूजर अगर आपके वेब एप्लीकेशन को लोड करे तो आप क्या पहले लोड कराना चाहते हो ब्राउजर पे? आपके लिए इन सब चीजों में से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बताओ, एज अ डेवलपर आप बता दो। कंटेंट, देन उसके बाद? हम्म। तो ये डिपेंड होता है। मेरे केस में अगर मुझको सबसे पहले ये चाहिए कि अगर मेरा वेबसाइट लोड हो तो सबसे पहले वेबसाइट में वैलिडेशन आना चाहिए। एंड वैलिडेशन कौन देता है? जावास्क्रिप्ट देता है ना। तो उसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं हेड हेड में सबसे पहले रख दूंगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले हो गया। ब्राउजर जाएगा पहले इसको रीड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहेगा कि चलो CSS लोड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टाइलिंग शीट को इसमें ऐड कर दूंगा। फिर तीसरा ये, तो जब भी अगर आपका ब्राउजर में वेबसाइट लोड होगा तो ब्राउजर चेक करेगा, अच्छा सबसे पहले मुझको जावास्क्रिप्ट लोड करना है, ओके, उसके बाद मुझको CSS लोड करना है, ओके, उसके बाद मुझको और भी कोई कंटेंट लोड करना है। और हेड की एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे आप जो भी चीज डालोगे ना, वो वेब पेज पे विजिबल नहीं रहेगा। तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे आप कुछ भी डालो वेब एप्लीकेशन पे विजिबल ही नहीं रहेगा। तो सारा जो भी रॉ डेटा या फिर कुछ भी मटेरियल है ना, सब यहीं पे डाल देते हैं लोग, ठीक है? क्योंकि ये सबसे पहले रीड होता है। एंड अगर आप मान लो कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट बॉडी के अंदर डाल दिया तो आपका क्या होगा, वेब पेज पहले लोड हो जाएगा लेकिन उसमें वैलिडेशन तो बाद में लगेगा। तो उस बीच अगर आप इस वेब एप्लीकेशन को इंटरसेप्ट भी कर लो तो उसमें वैलिडेशन तो रहेगा नहीं। तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि वैलिडेशन का फाइल जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट तो लोड होने ही नहीं दिया आपने, ठीक है? ये लॉजिक आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? हाँ, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी अगर आपको वेब ऑडिट के लिए मिले या फिर बग बाउंटी के लिए जाओ तो आप एक बार नजर डालें ना कि हेड में क्या क्या है। एंड अगर हेड में अगर कोई लिंक वोंक है तो आप
उसको एक बार रेफर करना। कई बार क्या होता है, हेड के अंदर जो भी लिंक रहता है वो उसमें हो सकता है अगर आपको कुछ कुछ चीज़ मिल जाए। मोस्ट ऑफ द बग हंटर्स क्या करते हैं, इन्हीं जावास्क्रिप्ट फाइल्स को चेक करते हैं, इसमें कुछ यूआरएल्स मिलते हैं, उसी यूआरएल्स के अंदर वो अपना अटैक परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। एंड ये है हेड का पूरा इंपॉर्टेंस। तो अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एंड ये रूल W3C ने सेट किया है कि हेड के अंदर जो भी रहेगा वो पहले लोड होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दिस एलिमेंट कंट्रोल हाउ द वेब पेज लुक्स एंड फंक्शंस फॉर यूजर ब्राउजर। एवरी पार्ट ऑफ अ वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ अ डॉम। According to the W3C, DOM allows program to interact with web pages, making it easy. तो ये सब तो थ्योरी की बातें हैं। आप बस इतना याद रखना कि यहाँ पे W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने HTML, CSS और ये सारे टेक्नोलॉजीज बनाया है। एंड वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा रूल बुक भी दिया हुआ है। तो रूल बुक के अंदर ये है कि ठीक है, आपको अपना हेड बनाना पड़ेगा, हेड के अंदर आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिस इंपॉर्टेंट चीज को हम बोलते हैं डॉम। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की थी ना, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात किया था HTML में, तो हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना क्यों जरूरी है? स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करना जरूरी है, कोई बता सकता है? आप लोग थोड़ा लॉजिकल सोचना। पॉसिबली तो है कि मैं हेड को नीचे लिख दूं, बॉडी को ऊपर लिख दूं, पॉसिबिलिटी तो है इसकी। हम्म 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 एक तो इसी की इसकी वजह से, और दूसरी वजह यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक टर्म रहता है डॉम। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या कर सकते हो, मान लो कि ये एक टूल है जिसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट में जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट मतलब टैग्स, ठीक है, मान लो मेरे अंदर हेडिंग का एलिमेंट है, मैं उसको इजीली एक्सेस कर पाऊंगा। मेरे अंदर 50 टाइटल है, मान लीजिए मेरे पेज के अंदर 300 पैराग्राफ्स है, 400 हेडिंग वन है। अब मेरे लिए तो वन बाय वन सब कुछ चेक करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। मान लीजिए 400 में से मुझको बस एक को फाइंड करना है जिसमें मुझको कुछ चीज ऐड करना है, तो वो उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो स्ट्रक्चर इसी की वजह से यूज होता है कि हम हर एक हमारा जो पेज है, हर एक पेज में हमारा जो भी कंटेंट है या फिर जो भी एलिमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, एंड हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं सिंपली डॉम की वजह से। तो जो हमारा ये HTML है ना, ये हमारा HTML ट्री फॉर्म में डिजाइन है, इसको हम ट्री फॉर्म बोलते हैं, जहां पे ये टॉप एलिमेंट एज अ रूट काम करता है एंड ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं? चाइल्ड। ये सारे एलिमेंट क्या है? चाइल्ड है। ये रूट है, उसके बाद ये चाइल्ड, सारे चाइल्ड एलिमेंट। अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डॉम के थ्रू। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? ओके, अभी तक आपने डॉम के बारे में पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आज हम डॉम का थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे पास 3 टाइप के डॉम होते हैं। एक तो होता है कोर डॉम, दूसरा होता है XML डॉम,
तीसरा होता है HTML डॉम। ये जो कोर डॉम होता है ये यूनिवर्सल डॉम होता है। XML डॉम आपको पता है ये बस XML के लिए ही रहता है, क्योंकि XML का डॉक्यूमेंट भी एक फॉर्मेट वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड जो HTML डॉम है वो बस HTML के लिए ही है, क्योंकि हमने देखा HTML भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी डॉम है क्या, उसको एक बार हम समझते हैं। ये वेबसाइट है मेरे पास। इस वेबसाइट में बहुत ज़्यादा कंटेंट है ना, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो। यहाँ पे ये भी एक पैराग्राफ ही है, ये भी एक पैराग्राफ ही है, ये भी एक हेडिंग ही है। तो बहुत ज़्यादा हेडिंग है इसमें, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ भी है। मान लो मुझको इसमें से ये जो हेडिंग है इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। मुझको हो सकता है कि इस हेडिंग को कुछ कलराइज करना पड़े, इस हेडिंग का मुझको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़े। तब मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको मेरे एडमिन पैनल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके ये पर्टिकुलर पेज ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद कोड में जाके मुझको ये जो मेरा एलिमेंट है इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना सचिन कर, ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही तो अपडेट करते हैं HTML को। समझ रहे हो आप। बट हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं डॉम। इसका यूज करके हम डायरेक्टली जो भी हमारे चेंजेस है हम डायरेक्टली लाइव वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये हमारे लिए बस अवेलेबल रहेगा, किसी और के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर हमें ये पसंद है तो हम डायरेक्ट कोड में जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डॉम। इसके थ्रू आप वेब पेज में जो भी एलिमेंट्स है आप उसको एक्सेस कर पाओगे। जैसे यहाँ पे 50 हेडिंग हो, यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 हेडिंग है, तो हर एक हेडिंग को आपने कुछ आईडी दिया होगा, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। इसका आईडी क्या है H1। दूसरे हेडिंग को क्या दिया होगा आपने आईडी H2। सिमिलरली हमारे पास 50 पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को भी तो आपने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स तो दिया ही होगा, जैसे मेन पैरा या फिर और भी कुछ। तो इसके थ्रू आप हर एक पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। अगर आपके पास 100 पैराग्राफ भी है, आपको पता है 100 पैराग्राफ में आईडी है, तो आप हर एक पैराग्राफ को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बन गया। यानी स्ट्रक्चर में से आपको जो भी चीज एडिट करना हो आप डोम के थ्रू उस चीज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो एंड उस चीज को डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इतना बात समझ आया आपको। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनिपुलेट और फाइंड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके वेबसाइट में हेडिंग 1 है जिसका आईडी दिया हुआ है मेन हेडिंग, और हेडिंग का वैल्यू क्या है हेलो। ये मैं यूनिवर्सल एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज आप कई किसी भी वेबसाइट पे आप यूज कर लेना एंड ये चीज आपको करके देखनी है। ठीक है, अगर आपको ये हेलो जो है इसको चेंज करना हो ना, तो आप ये चीज करना, आप ये कोड रन करना। आपको दिख रहा है।
आप ये रन करना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन हेडिंग। ओके, इतना आपको समझ आ रहा है? इससे हम क्या करेंगे, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका आईडी मेन हेडिंग है, तो वो एलिमेंट दिखाई देगा हमें। वो H1 है, H2 है, या फिर कुछ भी है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें दिखाई देगा। देन दूसरी बात, ये तो हो गया एट्रीब्यूट्स के थ्रू, वैल्यू के थ्रू आप कैसे फाइंड कर पाओगे। मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको वैल्यू नहीं पता है, आईडी का वैल्यू नहीं पता है, आपको बस टैग पता है, तो आप टैग के थ्रू भी चीजों को रिट्रीव कर पाओगे। जैसे यहाँ पे है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग नेम, यहाँ पे मैंने क्या दिया, पैराग्राफ टैग दिया, ये सारी पैराग्राफ्स को फाइंड कर देगा। एक वेबसाइट में 500 भी पैराग्राफ है, तो सारे के सारे पैराग्राफ आपको निकाल के दे देगा। इसको आप H1 या फिर कोई भी और टैग पे यूज कर सकते हो। ये तो हमारा था फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम एलिमेंट्स को फाइंड कैसे कर पाए। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं एलिमेंट्स को फाइंड कैसे कर पाए। परफेक्ट। नाउ हमने एलिमेंट्स को फाइंड तो कर लिया, अब हम मैन्युपुलेट करते हैं। तो मैन्युपुलेट करने के लिए आपको बस सिंपल ये कोड ही लिखना होगा। मान लीजिए हमारा एक वेबसाइट में H1 हेडिंग है, हेडिंग का आईडी दिया हुआ है, हेडिंग का हमने आईडी दिया हुआ है मेन हेडिंग। इसको हमने गेट एलिमेंट करके फाइंड तो कर लिया। अभी अगर इसको हमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रन करना पड़ेगा, मेन हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसके बाद हमारा कुछ भी टेक्स्ट। ठीक है, एंड जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना, जैसे ही हम इसको रन करेंगे, आप बताओ क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। कोई तो बताओ। जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे जो हेलो है वो अपडेट हो जाएगा, जो भी हम कंटेंट इसमें देंगे। आपने एक्सएसएस का नाम तो सुना होगा ना, आपने HTML इंजेक्शन का नाम तो सुना होगा ना। आप उसमें H1 डाल रहे हो, H1 में टेस्ट लिख रहे हो, उससे अच्छा आप डायरेक्ट ये कोड डाल दो, पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन में जो भी हेडिंग है, जो भी पैराग्राफ है, वही चेंज हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी रहेगा टेस्ट डालने की वजह। आप स्टोर्ड एक्सेसेस आपने फाइंड किया, रिफ्लेक्टेड फाइंड किया, आप वेब पेज में से कुछ भी डिलीट कर सकते हो। अगर स्टोर्ड एक्सेस है तो कुछ भी डिलीट कर दो, स्टोर हो जाएगा सबके लिए। रिफ्लेक्टेड है तो डिलीट उलीट कर दो, अपना खुद का एलिमेंट ऐड कर दो, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे ऐड करते हैं अपना खुद का एलिमेंट। उसके बाद एक नया पेज बना दो, उसके बाद किसी यूजर को शेयर कर दो। फिशिंग ऐसे ही तो होता है, एक्सेस के थ्रू फिशिंग भी होता है, एंड फिशिंग इसी तरीके से होता है। तो ये भी एक टॉपिक है। देन यहाँ पे हमारे पास है, अगर आपको मान लीजिए वेब एप्लीकेशन डिफेस करना है, तो डिफेस में तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा आपने कि वेब एप्लीकेशन आए दिन डिफेस होती है। डिफेस में क्या करते हैं, स्टाइल चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये है, उसके लिए हमारे पास है मेन हेडिंग डॉट स्टाइल कलर। आप यहाँ पे कलर कोई भी डाल दो। अब ये मेन हेडिंग क्या है, ये हमारा आईडी है। अब ये आईडी किसी भी हेडिंग में होगा या पैराग्राफ में होगा, उसका पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाएगा, जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। मेन हेडिंग की जगह आप अपने कोई भी वेबसाइट में जाना, वहां पे आप आईडी फाइंड करना एंड इसको अप्लाई करना।
सिमिलरली अपना खुद का आपको पैराग्राफ डालना है, जैसे कि हमने बात की, आप अपना खुद का एलिमेंट डाल सकते हो यहाँ पे। आप ये रन करना, कंटेंट डिव, ये कोड, न्यू पैराग्राफ, आप अपना खुद का पैराग्राफ डाल दोगे। लेकिन इसका आप याद रखना, हमने यहाँ पे किस में इसको लोड किया है, हमने इसको डिव में लोड किया है। तो आप एक ये बात याद रखना, ये डिव के लिए काम करेगा। एक मिनट। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास example.com है। मैंने पेज सोर्स व्यू किया। आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई वेब पेज में कहीं पे भी आईडी स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं किया है ना। यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग है। कुछ आईडी उडी स्पेसिफाई किया है जिससे हम आइडेंटिफाई करें? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टेक्स्ट है एंड ये इजीली आइडेंटिफाइड है, क्योंकि दो तीन चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अभी चलते हैं हम टेस्ला की ओर। अभी आप यहाँ पे देखना, काफी ज्यादा लिंक है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बस स्क्रिप्ट दिख रहा है होगा। कोई भी एलिमेंट पे क्लिक करना, व्यू पेज सोर्स पे आप क्लिक करोगे तो इसका पेज सोर्स आपको दिख जाएगा। एंड अगर आप इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा इसका आईडी वाईडी। तो हम यहाँ पे कुछ आईडी फाइंड करने का ट्राई करते हैं। अ, मैं अगर इसको सेलेक्ट करके, ओके, अभी कैसा है? ओके। तो यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पैन क्लास दिया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ये बटन का आईडी दिया हुआ है ना, आईडी ये। तो इन सब चीज़ों को भी आप चेंज कर पाओगे। बटन का आईडी दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शॉप है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। शॉप का आईडी क्या दिया हुआ है? ये तो क्लासेस दिया हुआ है, टीडीएस। अगर यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है तो फिर हम ट्राई कर लें। एक मिनट। यहाँ पैकेजेस है और क्या क्या है।
तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा, बट यहाँ पे हमें एरर मिला। अब ये एरर क्यों मिला? क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर ये जो आईडी है, ये आईडी किसी भी टैग्स को डिफाइन करने के लिए यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हमें ये एरर आ गया। आपको अपने केस में क्या करना है? आपको अपने केस में ट्राई करना है कि ये जो एलिमेंट्स है इनको आप चेंज कर दो। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक चीज, यहाँ पे अगर मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, किसी के एंड से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, कौन है? म्यूट कर लो आप। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है H1, अब यहाँ पे भी आईडी नहीं है, तो अभी हम क्या करें? हमें आईडी तो चाहिए ही। विदाउट आईडी के तो हम ऑब्वियसली कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें चेंज भी तो करना है। बॉडी में क्या दिया हुआ है? ठीक है, मान लेते ये इसका एक आईडी है। देखते हैं इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ आता है क्या। ओह सॉरी। नहीं, हमारे पास कुछ आया नहीं। तो ये चीज़ है, आपको ऐसे ही आईडी फाइंड करना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप आईडी को चेंज कर पाओगे। मतलब कोई भी अगर आपके पास होगा, यहाँ पे नल दिखा रहा है, मतलब कि इस आईडी से रिलेटेड हमारे पास ऐसा कुछ चीज़ है नहीं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ओके। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ आईडी वाईडी नहीं है ना। क्या था वेबसाइट? ओके। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम इंस्पेक्ट करें तो ये तो एंकर टैग है। यहाँ पे हमारे पास H1 में आईडी दिया हुआ है ये। ठीक है, साइट मैप कहाँ पे है? यहाँ पे ये देख लेते हैं। ओके, सर्च का देख लेते हैं। लेवल दिया हुआ है। ये टेस्ट, ये मतलब देख लेते हैं। हम्म, यहाँ पे एक टिप दिया हुआ है।
यहाँ पे H2 दिया हुआ है एंड इसका आईडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, है ना? तो हम कलर कैसे चेंज करेंगे? ये कोड लगा लेते हैं फिर। ओके, हमारा आईडी क्या था? इसका कलर क्या था? शायद हमारे पास कोई कलर है नहीं ना। अभी ये ब्लू हो गया ना, अभी इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अभी हम इसको कोई भी और कलर कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। मान लो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि HTML जब आप इंजेक्शन करो तो आप ये जो कोड्स है ना, ये कोड को आप कहीं पे लिख लो डिफेसमेंट के टाइम में, या फिर कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। XSS के केस में भी आप सेम ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एंड हमारे पास आई थिंक पैराग्राफ डिलीट करने के लिए भी तो था कुछ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चेंज द टेक्स्ट द, ओके ये कौन सा है? ऐड अ न्यू पैराग्राफ। तो हम ये कर लेते हैं। एक बार न्यू पैराग्राफ ऐड करके देख लेते हैं इफ हमारे पास ये एलिमेंट है। अगर हम इसको डायरेक्ट रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास आएगा एरर। एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमने कंटेंट डिव तो फाइंड ही नहीं किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई डिव है क्या हमारे पास। हाँ ये एक है शायद, मेन लेआउट। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं इन केस रन हो जाए। ओके, नहीं इसमें भी एरर आया क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है ना। तो आप ऐसे ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। कंटेंट हमने शायद गलत कर दिया। रेफरेंस एरर आया। बाकी और यहाँ पर क्या है, हम हाइट वेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ। अब यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ये है कि सबसे पहला पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में एस हमारे पास हेडिंग 1 जैसा H1 H2 ऐसा चीज़ होता नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, तो आप लोग को समझ आ गया ना फिर कि कैसे चीज़ें चलती हैं एंड कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। नहीं, ये मैंने जस्ट आपको एक जनरल टॉपिक दिया कि हाँ डॉम के थ्रू आप चीज़ों को कैसे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अगर वो चीज़ वल्नरेबल है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे अटैक करने के लिए। एंड इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उस एलिमेंट को चेंज कर पाओगे, है कि नहीं? जैसे इस केस में पैराग्राफ था या फिर हेडिंग था, तो हमने कैसे उसको चेंज कर लिया ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, आप इंस्पेक्ट करके देख लो एंड जो भी आईडी होगा आप रन कर लेना फिर। तो ये है, एक्सेस के थ्रू आप कर लेना। हमारा दूसरा टॉपिक था CSS। तो CSS सबको पता ही है।
सो CSS को हम क्या बोलते हैं? CSS बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे कैस्केड स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है। एंड जो पहले वाले CSS थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे। अभी के जो न्यूली अपडेटेड CSS आए हैं ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। एंड इनको यूज़ करने के लिए आपका जो वेब ब्राउज़र है वो भी अपडेटेड होना चाहिए। एंड इसीलिए वेब ब्राउज़र्स काफ़ी ज़्यादा अपडेट होते रहते हैं। आपका पहले वाला जो ब्राउज़र था, वो ब्राउज़र हर 1, 2 महीने, 3 महीने में उसका एक नया अपडेट आता रहता है। तो ये क्यों आता है? ये इसीलिए आता है क्योंकि हर बार CSS का टेक्नोलॉजी, जावास्क्रिप्ट का टेक्नोलॉजी, HTML का टेक्नोलॉजी चेंज होता है। CSS ऐसे यूज़ होता है या फिर ऐसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रहता है बॉडी, हेडिंग, पैराग्राफ। अभी आप एक बात नोट करना, CSS अगर आप लिख रहे हो ना, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बॉडी, बॉडी का आप बैकग्राउंड वकग्राउंड ये सारी चीजें आप चेंज वेंज कर सकते हो। ठीक है। हेडिंग है, हेडिंग में आप कलर वलर डिफाइन कर सकते हो, पैराग्राफ में भी आप कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। दूसरा है हमारे पास, इसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में सबसे पहले एलिमेंट्स आता है, प्रॉपर्टी आता है एंड उसके बाद वैल्यू आता है। ये चीज आप याद रखना, पहले आएगा एलिमेंट्स, प्रॉपर्टी, उसके बाद आएगा वैल्यू। अब ये एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स मतलब हमारे टैग्स, जैसे H1 टैग, H2, H3 ऐसा कुछ। प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब आप क्या इसमें लगाना चाहते हो। आप इसको कलर करना चाहते हो, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना चाहते हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो। उसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू में आप इन्हीं सारी चीजों का जो प्रॉपर्टी है उनका वैल्यू आप सेट करते हो। मान लो आपको कलर करना है, कौन सा कलर करना है, इसका वैल्यू ये है। फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना है, इसका वैल्यू ये है। बैकग्राउंड, इसका वैल्यू ये है। इन तीनों को आप मिला दोगे ना, तो आपको ये मिलेगा। ये है हमारे पास टैग। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी। एंड ये हमारे पास क्या है? वैल्यू। इतना बात सही है। वैल्यू है, टैग्स है, प्रॉपर्टी है एंड इन सबको मिला देंगे तो आपका बन जाएगा CSS का सिंटैक्स। अब देखिए, CSS का यूजेस थोड़ा हम समझ लेते हैं। आपको क्या लगता है CSS क्यों यूज होता होगा? बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। CSS वेब पेज में डिजाइनिंग करने के लिए यूज होता है ना। पहले के जो CSS थे वो इसीलिए यूज होता था वेब पेज में डिजाइनिंग डिजाइनिंग के लिए। अभी के जो CSS जो कि लेटेस्ट हैं, वो काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। अब जावास्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे तो ये हाईली इफेक्टिव हो जाते हैं, हाईली एडवांस हो जाते हैं। स्टाइल चेंज कर देंगे, एनिमेशन कर देंगे। आपने ये वेबसाइट तो देखा होगा ना, जहाँ पे आप कोई बटन क्लिक करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कुछ बटन पे क्लिक करते हो तो टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ऐसा वेबसाइट आपने देखा है? ये सारा चीज होता है CSS की वजह से। पहले आप लोग समझते होंगे कि ये सारा चीज जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है, बट CSS एंड जावास्क्रिप्ट बोथ एक ही साथ इस चीजों को करने के लिए काम में लिया जाता है। देन एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। इस एग्जाम्पल में आप देखना कि CSS कितना ज्यादा एडवांस है।
एक ये वेब एप्लीकेशन हम पिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है HTML का कोड जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है, यहाँ पे CSS दिया हुआ है एंड हमने अभी भी पढ़ा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी है, ठीक है। एंटिटी इसको हम क्या बोलेंगे, टैग्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर्टीज, ये क्या है, उसका वैल्यू है। ये सारी चीजें CSS में है। अभी आप एक चीज नोट करना, यहाँ पे मैं किसी भी एलिमेंट को क्लिक करूं, ये घूम रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, CSS प्लस दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तभी जाके ये एनिमेशन पॉसिबल हो पा रहा है। एंड ये एडवांस एनिमेशन है। पहले के एनिमेशन या पहले का CSS ऐसा कुछ नहीं था। पहले बेसिकली सिंपली हम बस कलरिंग के लिए यूज करते थे, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। समझ में आ गया? आप इस वेबसाइट को जाना, एक बार आप ट्राई करना। यहाँ पे एक ये भी देख लो आप, इसको हम इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखो, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो कलर चेंज हो रहा है, मेरे क्लिक होते ही कलर चेंज हो जा रहा है। वेब एप्लीकेशन को कैसे पता कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। एंड मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक के बाद क्या होना चाहिए, ये काम CSS भी डिफाइन करता है ना, कलर वलर का। तो यहाँ पे देख लो HTML है क्या आपके पास, HTML कुछ नहीं है। HTML के नाम पे बस ये है कि HTML में सारा फाइल हमने इंपोर्ट कर दिया है। CSS में आप देखो यहाँ पे ये है, एंड जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो हमने देखा कि CSS का यूज करके हम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का काम कर सकते हैं। हम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का काम कर सकते हैं CSS का यूज करके। CSS का यूज करके हम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का काम कर सकते हैं। एक मिनट, ओके, क्या हो गया? CSS का यूज करके हम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का काम कर सकते हैं। पहले के केस में ऐसा नहीं था। अभी हम जावास्क्रिप्ट का भी हेल्प लेते हैं। आप एक बात बताओ, क्या बस CSS अगर हम जीरो से लिखे तो इतना हाई काम हम कर सकते हैं क्या? जैसे हमने अभी एक एप्लीकेशन में देखा कि क्लिक होते ही कलर चेंज हो रहा है, कुछ भी करते कलर चेंज हो रहा है। तो बस अगर हम जीरो से कोड करना चाहें तो जीरो से कोड कर कर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। जीरो से अगर आप हर एक एलिमेंट को खुद से कोड करोगे ना, तो इसमें तो एक बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात, इसमें एरर के चांसेस बहुत है। तीसरी बात, हो सकता है ये काम करे ना करे, क्योंकि ब्राउजर के ऊपर भी तो डिपेंड होता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फ्रेमवर्क्स। CSS की भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारा CSS का मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है। आपने कौन कौन से फ्रेमवर्क्स का नाम सुना है? बूटस्ट्रैप सुना है?
जी, सैस सुना है? ये भी है। फाउंडेशन ये भी है, बाल्मा ये भी है, हुडा ये भी है। तो ये सारे सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं। इनमें क्या होता है, इनमें आपको रेडीमेड बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, कोड वोड कलर वलर। आपको बस अपना एलिमेंट चेंज करना रहता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे बना बनाया पैम्पलेट मिल जाएगा कि यहाँ पे ये होगा। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे अपना एलिमेंट देना है। कलर ये चाहिए तो ये दे दो, नहीं चाहिए तो आप कलर इसमें चेंज कर लो। तो फ्रेमवर्क्स यही तो काम करते हैं। सीएसएस कंप्लीट, किसी को कोई डाउट? परफेक्ट, लेट्स मूव टू द जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा फ्रंट एंड का लास्ट कंपोनेंट है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जैसे कि आपको पता है, दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं, या फिर मोस्ट हाईली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका काफ़ी डिफरेंटली यूज होता है। यह आपका HTML CSS को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, उनके फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अगर कोई भी पेज में ये जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हो रहा है तो वो बस एक स्टैटिक पेज है जहां पे यूजर इंटरेक्शन जीरो है, जहां पे यूजर इंटरेक्शन है ही नहीं। तो आप देख लो, किसी भी पेज में अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करना हो तो आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो। वो दो तरीके क्या है? एक है इंटरनली, और एक है एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली मतलब, अच्छा आप प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, तो इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इंटरनली सिंपली HTML के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट लिख सकते हो। लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट डिफाइन कर देना पड़ेगा। जैसे स्क्रिप्ट यहाँ पे, यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का आप स्क्रिप्ट लिख लो। जब आप लिख के कंप्लीट कर लो तो इसको क्लोज कर दो। दूसरा तरीका जो है, आप एक फाइल बना लो जावास्क्रिप्ट का, ताकि चीजें क्लटर ना हो पाए। एक फाइल बना लो, फाइल का आप कुछ भी नाम दे दो, रैंडम एंड यूनिक आपको नाम देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी अगर आप मान लीजिए स्क्रिप्ट, एक मिनट, ये नाम कॉमन है, ये पता है कॉमन क्यों है? अगर आप ABC दे दोगे, कई बार HTML ये रीड ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप नेम दो तो ये डिफ़ॉल्ट नेम रहता है। आपने एक वेब में नहीं बल्कि हर एक वेबसाइट में आपने देखा होगा कि स्क्रिप्ट अगर एक्सटर्नली डिफाइन किया है तो इसी नाम से डिफाइन किया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप कई बार नाम चेंज कर देते हो तो वो HTML आपका लेता नहीं है सही से स्क्रिप्ट को। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट हो गया। अब आपका ये एक वेबसाइट है, मान लीजिए ये एक सर्वर है। सर्वर में आपके पास है HTML, CSS, JS। नाउ ये फ़ोल्डर B में है, ये फ़ोल्डर C में है, और ये फ़ोल्डर A में है। अभी A में तो आपका HTML है, C में आपका जावास्क्रिप्ट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको
लोकेट करोगे, ठीक है? तो लोकेट करने के लिए आप क्या करोगे? स्क्रिप्ट एसआरसी लगाओगे एंड ये जो आपका जावास्क्रिप्ट है इसका आप सिंपली लोकेशन यहाँ पे दे दोगे एज ए यूआरएल की तरह। उसके बाद इसको क्लोज करके अपना स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देना। अब एचटीएमएल क्या करेगा, सबसे पहले अगर ये लोड होगा, अगर आपने हेड के टॉप पे दिया है इसको, तो इस फाइल में जाएगा, इस फाइल में जाके जावास्क्रिप्ट को रीड करेगा, उसके बाद लोड करेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट फाइल, इसको बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ठीक है? इनलाइन एक्सटर्नल, इनलाइन कोड भी बोलते हैं इसको, और इसको एक्सटर्नल बोलते हो तो आपको पता ही है। जावास्क्रिप्ट यूज आपने सुना होगा कि बहुत चीजों के लिए यूज होता है, उसमें से कुछ चीज यहां पे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट पेज को रियल टाइम अपडेट करने के लिए यूज होता है। पहले का आपने वेबसाइट देखा ही तो होगा। पहले का वेबसाइट क्या था? पहले आप अगर गूगल ओपन भी करते थे या फिर आप मान लो फेसबुक ओपन करते थे, फेसबुक का एग्जांपल बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। फेसबुक अगर आप ओपन कर रहे हो, आप नीचे स्क्रॉल करते थे, ठीक है? तो स्क्रॉल करते करते कुछ टाइम लेता था ना लोड होने के लिए। पता है आप लोग को ये? वो पता है टाइम क्यों लेता था? स्क्रॉल करते करते जब उसका ये डेटा खत्म हो जाता था, तो फेसबुक एक रिक्वेस्ट और भेजता था, एंड इस रिक्वेस्ट में से यहाँ आगे का डेटा मंगवाता था सर्वर से। एंड जब तक ये डेटा नहीं आता था ना, तब तक आपको यहाँ पे लोडिंग दिखाई दिखाई देता था। ये पता है आप लोगों को? गर्व? अच्छा, ये नहीं पता? पहले का वेबसाइट एक्चुअली में लोड होता था। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हेलो, क्लास में आउनु नि, क्लास में आउनु नि, छिटो आउनु त क्लास में। तो पहले ऐसे होता था, उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद आया जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा एडवांस होने लगा। अभी ये जो लोडिंग है ना, ये आपके पीछे बैकएंड में लोड हो जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कब ये लोड हो जाएगा, आपके ब्राउजर पे होगा जाएगा। जब आप यहां तक पहुंच जाओगे ना, तो जावास्क्रिप्ट देखेगा अच्छा इसका डेटा तो अभी बस इसका जो फीड्स है इतना में खत्म हो जाएगा, मैं चुपके से पीछे से सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, सर्वर आगे डेटा भेज देगा, वो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर जब जब यूजर नीचे आएगा मैं उसको दिखाते जाऊंगा। ऐसे काम करता है। ओके, क्लियर इतना? एंड आजकल के वेबसाइट में अगर आप कोई भी बटन पे क्लिक करोगे, तो जरूरी नहीं कि वो वेबसाइट लोड हो। लोडिंग तो आपको दिखता ही होगा ना। एक मिनट, बता देता हूँ मैं। ये वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आप नोटिस करना यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। आप यहाँ पे नोट करना, सॉरी, आप यहाँ पे क्या करना, नोट करना। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो ये लोड होगा, लोड हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज होता है, जावास्क्रिप्ट इस चीज को हाइड कर देता है, ठीक है? अभी आप देखना, नोट करना, यहाँ पे लोड हो रहा है क्या? मैं किसी भी चीज पे क्लिक करूंगा, आप बस नोट करना, कैटेगरी पे गया, लोड हुआ, हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ, हुआ या नहीं हुआ? हेलो, हाँ, मैं किसी भी चीज पे क्लिक कर रहा हूं, आप मुझको बताना ये वेबसाइट लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लोड हुआ आपको दिखा? दिखा क्या आपको? हाँ, नहीं दिखा ना। हाँ, ये क्यों नहीं हो रहा? क्या ये डेटा सर्वर पे नहीं भेज रहा है क्या?
क्या ये वेबसाइट डेटा अपना सर्वर पे नहीं भेज रहा है या क्या है? ये डेटा सर्वर पे भेज रहा है लेकिन पेज लोड नहीं हो रहा। इसका मेन रीजन है ये जो डेटा सर्वर को भेजने का काम है ना वो जावास्क्रिप्ट खुद ही कर रहा है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? सिंपल सी बात है, इंस्पेक्ट पे जाइए, नेटवर्क पे जाइए एंड क्लिक करके देखिए। रिक्वेस्ट तो जा रहा है ना, पेज लोड हो रहा है क्या? पेज तो लोड ही नहीं हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट भेजने का काम कर कौन रहा है? जावास्क्रिप्ट कर रहा है। अब जावास्क्रिप्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसका कोड भी होगा। तो यहाँ पे ये रहा इसका कोड। यहाँ पे आप ये फंक्शन देख रहे हो, ये फंक्शन देख रहे हो ना? हाँ, इसी फंक्शन के थ्रू रिक्वेस्ट जा रहा है और ये पीछे से जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के जो भी एप्लीकेशंस रहते हैं, इन टाइप के एप्लीकेशन को बोलते हैं एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये एक ही पेज है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये चीज कभी लोड नहीं होती। तो वो चीज है, जैसे कुकी है, सॉरी, ये कुकी का है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक्सएमएल डेटा है, ये टाइटल्स है, यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो लोड हो ही रही होंगी ना। हमने रिक्वेस्ट कैसे किया वो भी देख लिया, तो पता चल गया होगा ना एक क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का कितना पावर है। तो इसलिए यूज होता है। दूसरा तरीका, दूसरा जो भी कारण है जावास्क्रिप्ट को यूज करने का वो ये है, यूजर इनपुट को प्रोसेस करना। तीसरा हमने देख ही लिया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को करना। चौथा, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस दोनों काम एक साथ होता है। अभी एक एडवांस चीज, जावास्क्रिप्ट यूज करने के कुछ एडवांटेजेस भी है। वो एडवांटेज क्या है? सबसे पहले क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन, उसके बाद डायनेमिक बिहेवियर। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन में क्या हो गया? JavaScript run directly in user's browser which make web page load faster and more responsive since it doesn't need to contact the server every time something change। इसका मतलब सिंपल, ये वेबसाइट है ना, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसका डेटा लेने के लिए पेज लोड होगा, इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसका डेटा ले जाने के लिए पेज लोड होगा। एंड इन दोनों का भी सेम है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो इसका भी ले जाने के लिए क्लिक होगा। मान लीजिए पेज में मेरा इन सब का डेटा है, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। इसका डेटा पेज में नहीं है, इसको क्लिक करूंगा मेरा वेब पेज लोड होगा। जब ये मेरा वेब पेज लोड होगा ना, मेरा जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि ठीक है सर्वर, इतना डेटा तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है जब वेबसाइट पहले लोड हुआ था, इतना डेटा मैंने नहीं लिया है। तो क्या करो, इस बंदे का इंटरनेट कनेक्शन अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बाकी के जो रिमेनिंग डेटा है इसी रिक्वेस्ट के साथ भेज दो। जैसे जैसे यूजर किसी भी ऑप्शन में क्लिक करता जाएगा मैं उसको ये डेटा दिखाते जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट रेस्पॉन्सिवनेस और एग्जीक्यूशन। जैसे जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे कुछ भी फंक्शंस बटन को, जावास्क्रिप्ट हमें कंटेंट दिखाता जाएगा। जैसे इस केस में मैंने पोस्टर को या फिर मैंने प्रिंटिंग को क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखा दिया? प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ डेटा दिखा दिया ना, वैसे ही चीज है। समझ गए इसको आप? एंड डायनेमिक बिहेवियर, जैसे हमने इस केस में देखा था डायनेमिक बिहेवियर, ये कलर है, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कलर चेंज हो रहा है, आइकॉन चेंज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक तो सीएसएस की वजह से हो रहा है, दूसरा दूसरा जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। अब जावास्क्रिप्ट की वजह से कैसे हो रहा है? जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर रहा है ना कि आपने यहाँ पे क्लिक किया नहीं किया, एंड ये आइडेंटिफाई होके क्या कर रहा है? सीएसएस को कॉल कर दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे डायनेमिक बिहेवियर। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं? तो एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे।
इन सारी चीज़ों को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप ज़ीरो से कोड तो लिखोगे नहीं, लिखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे फ्रेमवर्क्स। तो जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। कुछ फ्रेमवर्क्स यहाँ पे है, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, जेक्वेरी। दो चीज आपको इसमें रिमेम्बर याद रखनी है। जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, इसका मतलब जो भी कोड होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होगा या फिर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज करके होगा। दूसरा, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोड होगा, लेकिन जब ये कंपाइल करेंगे तो ये कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके फिर ब्राउजर पे रन करा देंगे। तो यहाँ पे एंगुलर या फिर व्यू, ये दो ऐसे जेएस के फ्रेमवर्क्स है जो कोड तो दूसरे लैंग्वेज पे लिखते हैं, लेकिन कंपाइल जावास्क्रिप्ट में करके फिर उसको रन कर देते हैं। सबको क्लियर हो गया ये बात? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, 10 मिनट्स है हमारे पास। ओके, तो आज की क्लास आपको समझ में आया? ओके, तो आज का क्लास आपको पसंद आया? होपफुली आपने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कुछ नई चीजें सीखी होंगी। आपने इसमें नई चीज सीखी? होपफुली जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आपने वो चीज से हट के यहाँ पे कुछ सीखा होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।